उदाहरण दो में आपको दे रखा है आर्मी टुकड़ी के सदस्य। एक आर्मी टुकड़ी है, टुकड़ी का मतलब होता है एक विभाग, आर्मी का एक भाग है, आर्मी की एक बटालियन है। उस बटालियन में टोटल 616 सदस्य हैं और वो मार्च कर रहे हैं। मार्च का मतलब होता है परेड करना। तो वो परेड कर रहे हैं किन के पीछे? बैंड के पीछे। आगे 32 सदस्य हैं जो बैंड बजा रहे हैं और उनके पीछे ये परेड कर रहे हैं 616 सदस्य। आर्मी बैंड के सदस्य, आर्मी बैंड के सदस्य हैं 32। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पर हम पंक्तियों की अधिकतम कितनी संख्या रखें ताकि ये 32 सदस्य भी एकदम पूरे पूरे उनमें आ जाए और ये 616 सदस्य भी एकदम पूरे पूरे उनमें आ जाए। देखो HCF क्या होता है। शुरुआत में आपको बताया था मैंने, मेरा एक HCF का अलग से सेपरेट वीडियो है, उसको जाइए विस्तार से देखिए। उसमें मैंने विस्तार से बताया हुआ है कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा समान गुणनखंड, वो होता है HCF। सबसे बड़ा, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, C का मतलब कॉमन यानी उभयनिष्ठ और F का मतलब होता है फैक्टर यानी गुणनखंड। सबसे बड़ा समान गुणनखंड ही HCF होता है। तो हमें यहाँ पर यह पता करना है कि उस बड़ी से बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है जो संख्या 32 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे और 616 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए ये आर्मी बैंड के सदस्य हैं, ये आर्मी बैंड के सदस्य हैं। इस प्रकार से आपको पंक्तियां बनानी है। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। ये आर्मी बैंड के सदस्य हैं, ये बैंड बजाते हुए मार्च करेंगे। इनके पीछे आएगी आर्मी के सदस्य। आर्मी के सदस्य हैं 16, इनके पीछे आर्मी के सदस्य लग जाएंगे। इनके पीछे आर्मी के सदस्य मार्च करेंगे, परेड करेंगे इस प्रकार से। तो हमें इस प्रकार की पंक्तियां बनानी है ताकि आर्मी बैंड का सदस्य एक भी बाकी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तीन के हिसाब से रखे और यहाँ पर एक आर्मी बैंड का सदस्य अतिरिक्त बच गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही आर्मी जो टुकड़ी के सदस्य हैं वो भी न तो अतिरिक्त बचने चाहिए, न तो ज्यादा होने चाहिए, न कम पड़ने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस पंक्ति में पूरा आ गया, इसमें पूरे आ गए, इसमें पूरे आ गए और इसमें लास्ट में मान लीजिए 2 सदस्य कम पड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इन 32 को भी पूरा पूरा विभाजित कर देवे और 616 को भी पूरा पूरा विभाजित कर देवे। तो बात आ रही है विभाजन की, और विभाजन से संबंधित ही प्रमेय कौन सी है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे और HCF ज्ञात करके हम वो पंक्तियों की संख्या पता कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं पंक्तियों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा HCF किसका? 32 और 616 का। अब हम लिखेंगे संख्याओं 32 व 616 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर, जब हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर BQ प्लस R और यहाँ पर आप लिख देंगे R की कंडीशन। R की कंडीशन होती है 0 या 0 से बड़ी जबकि 20 से छोटी। अब हम लिखेंगे अलग अलग चरण। चरण फर्स्ट में हम बताएंगे कि 616 बड़ा है और 32 एक छोटी संख्या है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाएंगे। ये 616, इसमें हम भाग लगाएंगे 32 का। देखिए 32 दूना होते हैं 62, तो भाग जाएगा एक बार। 32 एक कम 32। 61 में से 32 घटाएंगे तो बचेंगे कितने? 11 में से 2 घटाइए, 11 में से 2 घटाएंगे तो बचेंगे 9 और यहां पर घटाएंगे तो बचेंगे 2, 29। यहां पर उतारेंगे अब अगली संख्या 6। 32 का भाग हमें देना है 296 में। 3 का भाग लगाइए 29 में कितनी बार जा रहा है? 9 बार।
32 का इंटू कर लीजिए 9 से, 9 को 2 से इंटू करने पर 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 तिये 27 और 1 हो जाएंगे 28, 288। 296 में से 288 घटाइए तो बचेंगे 8। तो देखो प्रथम चरण में 616 बराबर 32 इंटू भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल आया है यहाँ पर 19 और शेषफल आया है 8, भागफल 19 और शेषफल 8। हम लिख देंगे यहाँ r नॉट इक्वल टू 0, तब अगला चरण, r का मान यहाँ पर 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, तब अगला चरण आ जाएगा चरण सेकंड। चरण सेकंड में देखिए 8 का भाग हम लगाएंगे 32 में, 8 का भाग 32 में जाएगा 4 बार, 8 चौक 32, शेषफल आ गया 0। चरण सेकंड में 32 बड़ी संख्या और 8 छोटी संख्या, तो 32 बराबर 8 इंटू 4 और प्लस में 0, यहाँ r बराबर 0, तब b बराबर कितना है, लास्ट में आपने किसका भाग दिया तब शेषफल 0 हुआ, लास्ट में 8 का भाग दिया तब शेषफल 0 हुआ, तो b बराबर 8 ही HCF होगा। यानी यहाँ पर पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। आप यहाँ पर 8 पंक्तियां बनाएंगे। अब देखो 8 का भाग 32 में भी पूरा पूरा जाता है और 8 का भाग 616 में भी पूरा पूरा जाता है। तो इस प्रकार से हम रख सकते हैं, ये 8 आर्मी बैंड के सदस्य हो जाएंगे, 3 3 6 7 और 1 8। अब इनके पीछे 8 और सदस्य हो जाएंगे, ये 16 हो गए, 8 और सदस्य हो जाएंगे, ये 24 हो गए और 8 और सदस्य हो जाएंगे। अब देखो एक भी सदस्य न तो अधिक हुआ है न कम पड़ा है। अब इन 8 आर्मी बैंड के सदस्यों के पीछे 8 आर्मी बैंड के यानी 32 आर्मी बैंड के सदस्यों के पीछे अब मार्च करेंगे आर्मी टुकड़ी के सदस्य, तो यहां पर भी 8 की पंक्तियां बन जाएगी। तो यहां पर अधिकतम पंक्तियों की संख्या होगी 8। ये इस प्रकार से था आपका उदाहरण नंबर 2। तो इस प्रकार से प्रश्न क्या पूछना चाहता है, आराम से प्रश्न को पढ़ने के बाद में आपको पता करना है कि इसका एलसीएम ज्ञात करना है या फिर इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। प्रश्न कह रहा है कि पंक्तियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें एक इस प्रकार की संख्या सोचनी है, जो सबसे बढ़िया इस प्रकार की संख्या सोचनी है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देवे। आइए अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दूसरा उपयोग। पहला उपयोग तो था, इसका पहला उपयोग तो था दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में। अब दूसरा उपयोग है कि किसी भी पूर्णांक की विशेषता बताने में, कि कोई भी पूर्णांक किस रूप का हो सकता है उसकी विशेषता बताने में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं लेता हूं 2 से कौन कौन से पूर्णांक बनाए जा सकते हैं, 3 से कौन कौन से पूर्णांक बनाए जा सकते हैं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, इस प्रकार कौन कौन से इनसे पूर्णांक बनाए जा सकते हैं। देखो यदि आप किसी भी संख्या में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो या तो भाग पूरा पूरा जाएगा या शेषफल बचेगा 1। हम किसी भी संख्या में हम 2 का भाग दे रहे हैं, मान लीजिए मैंने a में 2 का भाग दिया, तो या तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल बचेगा 0, और या फिर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाकर शेषफल बचेगा 1। आप कोई सी भी संख्या उठाओ, उसमें 2 का भाग दो, फिर उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर BQ प्लस R। 2 का भाग लगाएंगे तो देखो आप कोई भी संख्या a है उसमें आपने 2 का भाग लगाया तो उसके अनुसार एक तो भागफल आएगा Q, और आप 2 का भाग लगा रहे हो तो 2 आ जाएगा Q, और प्लस में या तो शेषफल 0 या फिर शेषफल 1। तो किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो शेषफल या तो 0 या फिर 1, और उसके अनुसार 2 पूर्णांक बनेंगे। तो 2 से 2 पूर्णांक बनते हैं, एक तो बनता है 2Q प्लस 0, 0 का कोई महत्व नहीं, यहाँ पर 0 जोड़ेंगे तो 2Q रहेगा, तो एक तो बनेगा 2Q और एक बनेगा 2Q प्लस 1। तो 2 से 2 पूर्णांक बनते हैं, एक तो बनता है 2Q और एक बनता है 2Q प्लस 1। ठीक इसी प्रकार यदि आप किसी संख्या में 3 का भाग देते हैं तो शेषफल या तो 0 या शेषफल 1 और या शेषफल बचेगा 2। किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 भाग पूरा पूरा जाएगा या शेषफल 1 या फिर 2। अब इससे कौन सा पूर्णांक बनेगा, इससे पूर्णांक बनेगा 3Q, इससे बनेगा 3Q प्लस 1 और इससे बनेगा 3Q प्लस 2। 4 से देखिए
4 का भाग यदि हम किसी भी संख्या में लगाएंगे तो भागफल या तो पूरा पूरा जाएगा, या फिर शेषफल 1 बचेगा, या फिर 2 बचेगा, या फिर शेषफल बचेगा 3। तो 4 से कौन कौन से पूर्णांक बन गए? 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। इस प्रकार से 4 से भी पूर्णांक बनाए जा सकते हैं। ये शेषफल और इन शेषफलों से ये पूर्णांक बने। इसी प्रकार 5 से 0, 1, 2, 3, 4 पूर्णांक बनेंगे। 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3 और 5q प्लस 4। इसी प्रकार 6 से 6 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5। तो पूर्णांक इससे बन सकता है 6q प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इस प्रकार से। तो ये तो हुई कि इनसे 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से कौन कौन से पूर्णांक बनाए जा सकते हैं। 9 तक ले लो आप, एग्जाम में आपके यहीं तक पूछे जाएंगे। आगे आपको पूर्णांक लेने की आवश्यकता नहीं कि 11 से कौन से बनते हैं, 12 से 13 से, वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। अधिकतम आपको 9 तक पूछे जाएंगे। अभी तक आपके उदाहरण में केवल 6 तक ही दिए हुए हैं, लेकिन अधिकतम पूछे तो वो 9 तक पूछेगा एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। हम बात करते हैं सम और विषम की। सम पूर्णांक किस रूप के होते हैं और विषम पूर्णांक किस रूप के होते हैं। देखिए, मैं संख्या लेता हूं 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार की मैंने संख्या ले ली। अब यदि मैं 2 में, यहां से मैं ले रहा हूं 2 में 2 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल बचेगा 0। 3 में 2 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल 1। मैं यहां पर हर बार भाग लगा रहा हूं 2 का। 4 में 2 का भाग तो शेषफल 0, 5 में 2 का भाग तो शेषफल 1, और 6 में 2 का भाग तो शेषफल 0, 7 में 2 का भाग तो शेषफल 1। अब यहां पर देखो, एक बात गौर करने की है कि आपने संख्या सम ली तो शेषफल सम के लिए शेषफल सम। यदि आपने संख्या विषम लिए तो शेषफल विषम आ रहा है। संख्या विषम तो शेषफल भी आ रहा है विषम। सम के लिए सम और विषम के लिए विषम। तो यहां पर एक निश्चित पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि शेषफल 0 वाले सम होते हैं। यानी यदि 2 से बना इस प्रकार का पूर्णांक है 2q है तो 2q सम होगा। और यदि इस प्रकार का है 2q प्लस 1, देखो 1 वाले सब पूर्णांक क्या है? विषम। ये इधर वाले पूर्णांक है। पूर्णांक 2 सम है तो शेषफल भी सम है, विषम है तो शेषफल भी विषम, पूर्णांक विषम तो शेषफल भी विषम। यानी शेषफल विषम है तो इससे कौन सा पूर्णांक बनेगा? विषम पूर्णांक बनेगा। तो 2 से एक तो सम पूर्णांक बनता है और एक विषम पूर्णांक बनता है। सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक इसी प्रकार अब हम लेते हैं 3 का। प्रत्येक में हम 3 का भाग लगाकर देखते हैं क्या स्थिति बनती है। 3 का भाग 3 में एक बार, शेषफल 0। 3 का भाग 4 में, शेषफल 1, शेषफल 2, शेषफल 0 और यहां पर शेषफल 1। तो यहां पर देखिए, पूर्णांक विषम, शेषफल सम, उल्टा हो रहा है। ये विषम तो ये सम, जबकि 2 के लिए क्या था? 2 के लिए सम था, विषम के लिए विषम था। सम के लिए सम और विषम के लिए विषम। तो वहां पर हमें देखते पता चल जाएगा कि ये शेषफल यहां पर विषम है, शेषफल यहां पर विषम है तो पूर्णांक भी विषम होगा। शेषफल यहां पर सम है तो पूर्णांक भी सम होगा। याद रखना 0 एक सम संख्या होती है। हाँ, यहां पर देखिए, ये दोनों हो गए उल्टे। यहां पर सम, ये विषम, ये भी उल्टा है। विषम सम, ये भी उल्टा। सम सम, यहां पर भी देखो एक अजीब घटना घटित हो गई। अभी तक तो उल्टे थे, सम के लिए विषम आ रहा था और विषम के लिए सम। ये विषम तो सम और ये सम तो ये विषम, लेकिन यहां पर दोनों ही क्या आ गए? सम, और यहां पर दोनों ही क्या आ गए? विषम। इसका मतलब यहां पर कोई निश्चित पैटर्न नहीं बन रहा है। निश्चित पैटर्न नहीं बनने के कारण एग्जाम में कभी भी 3 से बना कोई भी सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो 3 से सीधा पूछा जाएगा कि 3 से कौन कौन से पूर्णांक बनाए जा सकते हैं। तो 3 से 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, इस प्रकार से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। सम और विषम का प्रश्न 3 से नहीं बनेगा। अब देखिए 4 का भाग लगाकर देखते हैं। 4 का भाग मैं 4 में लगाता हूं, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में और 9 में भाग लगाता हूं।
4 का भाग 4 में लगाएंगे तो शेषफल आएगा 0, 5 में तो शेषफल 1 2 3, फिर वापस शेषफल 0 और यहाँ पर आएगा शेषफल 1। तो फिक्स पैटर्न बन रहा है, दोनों ही सम, दोनों ही विषम, दोनों ही सम, दोनों ही विषम, दोनों ही सम और दोनों ही विषम। इसका मतलब शेषफल देखो सम आते ही, शेषफल सम आते ही पूर्णांक कैसा, देखो शेषफल सम है तो पूर्णांक कैसे हैं, शेषफल सम तो पूर्णांक भी सम। इसका मतलब 4 से सम और विषम का प्रश्न बनेगा। यदि 4q लिखा हुआ है तो ये एक सम पूर्णांक होगा, यदि 4q + 1 लिखा हुआ है, 1 विषम है तो पूर्णांक भी विषम होगा। और इस प्रकार से लिखा हुआ है 4q + 2, 2 सम है तो पूर्णांक भी सम होगा। और यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है 4q + 3 तो पूर्णांक होगा विषम। शेषफल सम तो पूर्णांक भी सम और शेषफल विषम तो पूर्णांक भी विषम। आगे आइए 5 के लिए देखते हैं। 5 का मैं 5 में लगाता हूँ, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में और 11 में। 5 का 5 में 0, 1, शेषफल 2, शेषफल 3, शेषफल 4, शेषफल 0 और यहाँ पर शेषफल वापस 1। तो यहाँ पर देखो 5 के लिए, विषम के लिए सम उल्टा हो रहा है और सम के लिए विषम, यहाँ पर भी उल्टा, यहाँ पर भी विपरीत, यहाँ पर भी विपरीत, यहाँ पर देखो दोनों ही क्या आगे, सम आगे। ये 3 की तरह हो गया 5। तो 5 से सीधे पूर्णांक पूछेगा, 5 से सम और विषम का प्रश्न नहीं बनेगा। 5 से पूर्णांक बनते हैं 5q, 5q + 1, 5q + 2, 5q + 3, 5q + 4। ये 5 से इतने पूर्णांक बनते हैं। अब देखिए 6 का, 6 से भी सम और विषम के पूर्णांक बनेंगे। यदि 6q लिखा हुआ है तो ये एक सम पूर्णांक है और 6q + 1 लिखा हुआ है तो ये एक विषम पूर्णांक होगा। और 6q + 2 लिखा हुआ है तो सम और 6q + 3 लिखा हुआ है तो विषम, 6q + 4 लिखा हुआ है तो सम और 6q + 5 लिखा हुआ है तो विषम पूर्णांक होगा। तो कहने का मतलब है कि 2, 4 और 6 से सम और विषम का प्रश्न बनेगा, 3, 5, 7 इनसे सम और विषम का प्रश्न नहीं बनेगा। अब पूर्णांक कैसे बनते हैं वो तो आपको समझ में आए गए होंगे। 2 से 2 पूर्णांक बनते हैं, 2q, 2q + 1, 3 से 3 पूर्णांक बनते हैं, 3q, 3q + 1, 3q + 2, 4 से 4 पूर्णांक बनते हैं, 4q, 4q + 1, 4q + 2 और 4q + 3। अब एग्जाम में प्रश्न क्या पूछता है वो देखिए। एग्जाम में प्रश्न पूछता है, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q + 1 के रूप का होता है। एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा, सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q + 1 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो 2q या फिर 2q + 1 के रूप का होता है, ये हमें सिद्ध करना है। अब ये पढ़ने देखा ही था, 2 से 2 पूर्णांक बनते हैं, एक तो 2q और एक बनता है 2q + 1। इसी प्रश्न को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 और कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। प्रश्न सेम ही है, पूरा हल करने का तरीका भी सेम ही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। एक तो यह है, दूसरा पूछेगा सम और विषम अलग अलग करके कि सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। इस प्रकार से वो पूछ सकता है। चलिए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिए गए पूर्णांकों की तुलना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करने पर। हम इसकी तुलना करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a = bq + r और यहाँ पर r की कंडीशन होती है 0 या 0 से बड़ा जबकि b से छोटा। कोई कंफ्यूज नहीं होना, चिन्ह दोनों तरफ एक ही जैसा चिन्ह है, यहाँ पर भी छोटे का चिन्ह, यहाँ पर भी छोटे का चिन्ह है।
अब आपको पूर्णांक दे रखे हैं a बराबर कौन कौन से, एक तो दे रखा है 2q और एक दे रखा है 2q प्लस 1। अब देखो यहां पर b का मान क्या है, a बराबर b, a बराबर 2, तो b का मान है यहां पर 2, तो हम लिखेंगे यहां पर b बराबर 2। तब संभावित शेषफल, तब संभावित शेषफल, यदि आप किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो या तो शेषफल 0 आएगा और या फिर शेषफल आएगा 1। हम लिखेंगे इन शेषफलों से बने पूर्णांक, इन शेषफलों से कौन कौन से पूर्णांक बनेंगे। देखिए a बराबर, ये कह रहा है इसमें प्रश्न में आगे लिखा रहेगा कि जहां a व q कोई पूर्णांक, a व q कोई पूर्णांक है, तो a बराबर b, b की वैल्यू यहां पर है 2, a बराबर b q, ये कह रहा है q कोई पूर्णांक है, q की जगह आपको q ही रखना है, और प्लस में r, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, a बराबर b इंटू b का मान है 2, q की जगह q ही रखना है, और प्लस में r, r का मान यहाँ पर क्या है 0, एक पूर्णांक तो ये बन जाएगा 2q, और एक दूसरा बन जाएगा 2q प्लस अगला शेषफल है 1, तो ये बन जाएगा। अब आपको यदि बताना है प्रश्न सम और विषम का है तो यहाँ पर कोष्टक में लिख देना कि ये सम पूर्णांक है और यहाँ पर लिख देना कि ये विषम पूर्णांक है। विषम शेषफल से बना पूर्णांक विषम और सम शेषफल से बना पूर्णांक सम। तो इस प्रकार से ये एक प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए, आगे पूछ लेगा सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होता है, ये हमें पता करना है। तो हम क्या लिखेंगे, दिए गए पूर्णांकों की तुलना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करने पर फिर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर हम लिख देंगे r की कंडीशन, r की कंडीशन होती है 0 या 0 से बड़ी और b से छोटा होता है r। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ b बराबर, b का मान कितना है, देखो यहाँ पर पहले पूर्णांकों को लिख लो, a बराबर, एक तो है 3q, एक दे रखा आपको 3q प्लस 1 और एक दे रखा आपको 3q प्लस 2। यहां पर देखिए r का मान, r का मान है यहां पर सॉरी b का मान, यहां पर देखिए b का मान है 3, हम लिखेंगे तब संभावित शेषफल, संभावित शेषफल, यदि आप किसी भी संख्या में 3 का भाग देते हैं तो या तो शेषफल 0 या फिर 1 और या फिर आएगा 2। तब इन शेषफलों से बने पूर्णांक, अब देखो इन शेषफलों से कौन कौन से पूर्णांक बनेंगे, a बराबर b का मान है यहाँ पर 3, और फिर q, ये कह रहा है q कोई पूर्णांक है, इस क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है q कोई पूर्णांक है, तो q की जगह q ही लिखना है। a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, r का मान एक तो 0 है, एक है 3q प्लस r का मान 1 और एक है 3q प्लस r का मान 2। तो इस प्रकार से ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, यही आपका उत्तर है, यही आपका प्रश्न है। थोड़ा सा घुमा फिरा के इसको बताना है कि ये आया कैसे। अब आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो ठीक यही तरीका है, यहाँ पर हम इन पूर्णांक आ जाएंगे 4q, फिर आ जाएगा 4q प्लस 1, फिर आ जाएगा 4q प्लस 2 और फिर आ जाएगा 4q प्लस 3। यहाँ पर b का मान हो जाएगा 4, तब संभावित शेषफल 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर आएगा 3। अब इसमें 4 में ये भी पूछा जा सकता है कि सम पूर्णांक 4q या 4q प्लस 2 के रूप का होता है और विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के। मैंने आपको पहले बताया था ना, यदि शेषफल 0 और 2 है तो सम पूर्णांक, और यदि शेषफल 1 और 3 है तो विषम पूर्णांक। किस केस के लिए, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक का प्रश्न या तो 2 के लिए या फिर 4 के लिए या फिर 6 के लिए पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी पूर्णांक को सिद्ध करना है कि ये इस रूप का होता है तो आपके ये तरीका रहेगा।